सभी को नमस्कार। स्टडी चैनल योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटिक्स में भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने दो मूल अधिकार किए हैं, समानता का मूल अधिकार और स्वतंत्रता का मूल अधिकार। इस वीडियो में हम करेंगे शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो एक बार मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ मोटे तौर पर कि मूल अधिकार हमने इससे पहले की वीडियो में पार्ट 1 में किए हैं, ताकि वीडियो लंबी न हो, इसलिए हमें नेक्स्ट जो मूल अधिकार है वो इस वीडियो में करेंगे। तो मूल अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन है, और समानता का मूल अधिकार और स्वतंत्रता का मूल अधिकार, ये दो मूल अधिकार हमने किए हैं। भारतीय नागरिकों को जो है भारतीय मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें से 2 हमने कर लिए। और आज हम करेंगे तीसरा मूल अधिकार। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। ये जो है अनुच्छेद 23 से 24 में इसका वर्णन है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि बलात्, श्रम, बेगार एवं मानव दुर्व्यापार निषेध है। तो ये जो कहता है कि बलात्, श्रम, बेगार एवं मानव दुर्व्यापार निषेध है, यानी कि इसके अंतर्गत आते हैं कि बेगार प्रथा, दास प्रथा, मनुष्य का वस्तुओं की क्रय विक्रय करना या खरीदना बेचना, और स्त्री बच्चों के प्रति जो है अवैध व्यापार, ये सब जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सब जो है क्या है, निषेध है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है 14 से कम आयु के बच्चों को कारखानों में जोखिम भरे कार्यों के लगाने पर रोक है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछने की प्रबल संभावना भी है, इसको खासकर ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना आप कि 14 से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको कारखानों में जोखिम भरे कार्य में लगाने पर रोक लगा दी गई है। और जो बाल श्रम अधिनियम जो 1986 है, उसके अंतर्गत जो ये भी प्रावधान किया गया है कि अधिसूचना जारी की गई है कि होटलों और श्रम घरों में भी 14 से कम आयु के बच्चों को कार्य करने पर रोक लगा दी गई है। तो ये अनुच्छेद 24 कहता है। अनुच्छेद 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। ये जो अनुच्छेद 25 से 28 में है इसका वर्णन। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है, धर्म एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता। और 26 करता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों पर खर्च राशि पर करों में रियायत। और अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक। अनुच्छेद 25 धर्म एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि आप जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता से मतलब क्या है कि आप कोई भी धर्म को मानते हैं, उसमें आपकी जो विश्वास है, आस्था है, वो आपकी है, उसमें आपको अंतःकरण की जो स्वतंत्रता दी गई है। आप किसी भी धर्म को माने, उसकी उपासना करें, विश्वास रखें। तो ये जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता है, उसका प्रचार करना, प्रसार करना, अपने विचार व्यक्त करना, ये जो है धर्म व अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो ये जो है धर्म की अंतःकरण स्वतंत्रता भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो है समस्त नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता का संकल्प व्यक्त किया गया है। और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 में जो इसको मूर्त रूप दे दिया गया है। तो ये जो है धर्म अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि आप धार्मिक मामले संबंधित जो है प्रबंधन की आपको स्वतंत्रता दी गई है। ये जो है व्यक्ति कर सकता है, कोई सरकारी संस्था जो है इस पर उसको ये अनुमति प्राप्त नहीं है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो इस धर्म मामले से संबंधित प्रबंधन की स्वतंत्रता उनको दी गई है। अगर संसद इस के संबंधित जो प्रबंधन करती है तो उसको जो है ये स्वतंत्रताएं नहीं दी गई हैं। जैसे कि संसद अधिनियम के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो उसको ये जो है स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक कार्यों पर खर्च राशि पर करों में रियायत। तो धार्मिक कार्यों पर खर्च राशि पर जो करों में रियायत दी जाती है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक। जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें जो है धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा दी जाती है कि उन्हें वे धार्मिक शिक्षाएं ही न दी। तो सरकारी शिक्षण संस्थाओं में जो है धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई दी है, ये अनुच्छेद 28 कहता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन है। तो हम अगला मौलिक अधिकार करते हैं कि हमारा 5वां मूल अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का मूल अधिकार। इसका वर्णन जो अनुच्छेद 29 से 30 में है। तो अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि एवं संरक्षण का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्ग जो है उसको अपनी भाषा, लिपि एवं संरक्षण का अधिकार जो है इसके अंतर्गत दिया गया है। जैसे भारत में भी कई जो आदिवासी जनजाति रहती हैं उनको उनकी भाषा लिपि उनकी अलग है, तो उन अल्पसंख्यक वर्ग को जो है अपनी भाषा लिपि संरक्षण का जो है अधिकार दिया गया है।
अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि एवं संरक्षण हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको भाषा, लिपि एवं संरक्षण का अधिकार दिया गया है, तो इसके संरक्षण के हेतु जो उन्होंने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार दिया गया है। ये अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो है। यहाँ नोट कीजिए कि मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध और जैन इन्हें भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। कि अल्पसंख्यक कौन कौन से हैं? मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध और जैन, 6 जो हैं भारत में अल्पसंख्यक का इनको दर्जा मिला हुआ है। तो अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि एवं संरक्षण हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार। इसका जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के लिए निम्नलिखित 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। तो पहले कौन सी 5 प्रकार की रीट है? वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैप्स कॉर्पस कहते हैं इंग्लिश में। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ये क्या कहते हैं? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि को प्रस्तुत किया जाए, यानी कि इस रीट के द्वारा मनमाने तरीके से बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। यानी कि जिसको भी बंदी बनाया गया है, अपने मनमाने तरीके किसी भी व्यक्ति को बंदी बना दिया जाता है, तो उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। तो ये जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण है। पहली रीट किस प्रकार की है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। दूसरी रीट है अधिकार परीक्षा, क्यू वारंट। इसे इंग्लिश में क्यू वारंट कहते हैं। देखिए ये इंग्लिश के वर्ड भी आपको ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में अधिकार परीक्षा न दे करके क्यू वारंट दे दिया जाता है। तो इसलिए दोनों वर्डों को ध्यान में रखना चाहिए कि अधिकार परीक्षा को क्यू वारंट कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि आपको क्या अधिकार है? इस रीट के द्वारा अनाधिकृत रूप से सरकारी पद पर धारण करने या पद का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जारी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अनाधिकारी रूप से सरकारी पद धारण कर लेता है, सरकारी पद का, और अगर कोई सरकारी पद का फिर दुरुपयोग करता है, इन व्यक्तियों के खिलाफ ये जारी हो सकती है। तो नेक्स्ट है परमादेश, मतलब मैंडामस। इसको इंग्लिश में मैंडामस कहते हैं। परमादेश, इसका क्या अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश, हम आदेश देते हैं। इस रीट के द्वारा जो है न्यायपालिका किसी लोक सेवक या राजनीतिक पदाधिकारी को कोई विशेष कार्य करने का आदेश देती है। यानी कि न्यायपालिका के द्वारा जो किसी कोई लोक सेवक है या राजनीतिक पदाधिकारी है, उसको कोई विशेष कार्य करने का आदेश देती है। परमादेश, मैंडामस। ये जो मैं आपको करा रही हूँ, ये 5 प्रकार की जो रीट हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। इनको ध्यान में रखना जरूरी है। तो परमादेश ये भी जो है किसी एग्जाम में पूछी गई है। तो इसके द्वारा जो है न्यायपालिका किसी लोक सेवक या राजनीतिक पदाधिकारी को कोई विशेष कार्य करने का आदेश देती है। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नोट, कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीश तथा निजी व्यक्ति के खिलाफ यह रीट जारी नहीं हो सकती। जरूर ध्यान में रखना कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीश तथा निजी व्यक्ति के खिलाफ जो है ये रीट जारी नहीं हो सकती। ये या किसी लोक सेवक के राजनीतिक पदाधिकारी के कोई विशेष कार्य का आदेश दिया जाता है उसी। ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसका अर्थ है कि मनाही करना। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन इंग्लिश में इसके कहते हैं। तो इसका अर्थ है मनाही करना। इस रीट के द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय में चलने वाले विवाद की सुनवाई पर रोक लगा दी जाती है। यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय उस पर कोई सुनवाई चल रही है, उस पर रोक लगा दी जाती है। तो ये प्रतिषेध है। नेक्स्ट है उत्प्रेषण, जिसे इंग्लिश में सेरेटरी भी कहते हैं। उत्प्रेषण यानी सेरेटरी, नीचे के मामले को ऊपर भेजना। इस रीट के द्वारा क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय के मामले को अपने पास मंगवा सकता है। यानी कि जो छोटे न्यायालय में जो सुनवाई चल रही है, जो मामला है, वो जो है किसी अधीनस्थ न्यायालय का जो मामला है वो अपने पास मंगवा सकता है सर्वोच्च न्यायालय। यानी नीचे से ऊपर की ओर भेजना। यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय में जो भी कार्य चल रहा है, जो सुनवाई चल रही है या जो मामला है, उसको जो सर्वोच्च न्यायालय अपने पास मंगवा सकता है अगर कोई लंबित पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है अधीनस्थ न्यायालय जो है अपने पास मंगवा सकता है। यानी नीचे से मामले को ऊपर भेजना। इस रीट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय के मामले को अपने पास मंगवा सकता है। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो अनुच्छेद 32 है उसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। नंबर दूसरा नोट ये है कि 44वां संविधान संशोधन 1978-79 में मोरारजी सरकार के समय जो है अनुच्छेद 31 संपत्ति के मूल अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(f) में संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। लेकिन
अनुच्छेद 300 में संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया है। ये नोट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना चाहिए, इसमें से भी क्वेश्चन बनकर आते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। अनुच्छेद 33, 34 व 35 में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते। ध्यान में रखना इसको। राष्ट्रीय आपातकाल, मार्शल लॉ, सैनिक कानून लागू होने पर मौलिक अधिकार प्रभावी नहीं रहते हैं, यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो मौलिक अधिकार प्रभावी नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है सशस्त्र बल, पुलिस, अर्धसैनिक बल, सेना और खुफिया एजेंसी पर मूल अधिकार लागू नहीं होते हैं, यानी जो मूल अधिकार में प्रदान है वो सशस्त्र बल, पुलिस, अर्धसैनिक बल, सेना और खुफिया एजेंसी पर जो है मूल अधिकार लागू नहीं होते हैं। ये हमने जो है 5 मूल अधिकार किए हैं, हमें जो 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं भारतीय नागरिकों, वो हमने उनका एक एक करके उनका वर्णन किया, आपको समझा है। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम करते हैं कि मूल अधिकारों संबंधित महत्वपूर्ण विवाद, कि कौन कौन से विवाद देख लेते हैं। पहला है शंकरी प्रसाद वर्सेज भारत संघ विवाद 1952। देखिए इसको याद करने का तरीका, मैंने एस ये लिखा है, या आपको याद कराने के लिए लिखा है। एस से शंकरी प्रसाद, स से संघ। तो शंकरी प्रसाद वर्सेज भारत संघ विवाद 1952 में इसमें क्या निर्णय लिया गया कि भारत की संसद मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार रखती है। शंकरी प्रसाद वर्सेज भारत संघ विवाद 1952 में है, तो इसमें यह निर्णय लिया गया कि भारत की संसद जो है वो मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार रखती है। नेक्स्ट है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967। तो ये जी मैंने आपको याद करने के लिए रखा है कि जी से गोलकनाथ और जी से गोलकनाथ बनाम राज्य विवाद, तो इसके जी मतलब गोलकनाथ 1967। इसमें क्या निर्णय लिया गया कि भारत की संसद संविधान के भाग 3 में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन या कमी नहीं कर सकती। ये मना कर देते हैं ये विवाद कि इसमें ये निर्णय लिया गया कि मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन या कमी नहीं कर सकती भारत की संसद। और इससे पहले का हमने जो शंकरी प्रसाद वर्सेज भारत संघ विवाद 1952 किया, इसमें क्या था कि भारत की संसद मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार रखती है, जबकि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद जो है भारतीय संसद भाग 3 में प्रदान किए मौलिक अधिकारों को संशोधन या कमी नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973। के मैंने आपको याद करने लिखा है कि के से केशवानंद और के से केरल, यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973। इसमें यह निर्णय लिया गया कि भारत की संसद संविधान के किसी भी भाग में मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मौलिक ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। ये कहता है कि मूल अधिकार में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन जो मौलिक ढांचा है उसको परिवर्तित नहीं कर सकती। नेक्स्ट है मिनर्वा मिल्स विवाद 1980। एम मैंने याद करने के लिए लिखा है कि एम से मिनर्वा मिल्स। तो इसमें क्या निर्णय लिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के में जो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार को एक दूसरे को पूरक बताया गया है कि ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और ये भी कहा है कि अगर दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो मौलिक अधिकारों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये विवाद जो है मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 में, इसमें निर्णय लिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक बताया है, यानी दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। और ये भी कहा है कि अगर दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए किसी कारण से तो जो है मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये हमने जो है महत्वपूर्ण विवाद किए हैं। शंकरी प्रसाद वर्सेज भारत संघ विवाद 1952, गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 और मिनर्वा मिल्स विवाद 1980। तो हमने भारत के जो मूल अधिकार हैं, जो भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, हमने उन 6 मौलिक अधिकारों को किया है 2 वीडियो के माध्यम से। एक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हमने 2 वीडियो बनाई है इस पर, और उससे संबंधित महत्वपूर्ण विवाद भी किए हैं। देखिए आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप साथ के साथ नोट्स बना रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि परीक्षा टाइम में रिवीजन के समय आपको आसानी होगी। और मैं आपको वही फैक्ट बताती हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि वो भी ये वीडियो का लाभ उठा सके। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।